नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आज हमारे विषय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट में एक नई वीडियो में बात करते हैं सबसे प्रचलित ट्रांजिस्टर की बायसिंग वोल्टेज डिवाइडर बायस की। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इनपुट एसी सिग्नल को डीसी बायस सोर्सेस की एनर्जी से आउटपुट में एम्पलीफाइड सिग्नल्स बना देता है। इस एम्पलीफिकेशन की एक्शन के लिए हमें ट्रांजिस्टर के साथ एक एप्रोप्रिएट मान की डीसी वोल्टेजेस और कुछ सर्किट में रेजिस्टेंसेस लगाने होते हैं और इनकी मदद से हम ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक में जो ऑपरेशन की स्थिति है बिना सिग्नल की उसे फिक्स करते हैं और इस प्रक्रिया को हम ट्रांजिस्टर की बायसिंग बोलते हैं। एक बायसिंग ये निर्धारित करती है कि हमारा ट्रांजिस्टर सदैव अपनी ऑपरेशन के दौरान आउटपुट करंट और वोल्टेज की वैल्यूज इस तरह की रखेगा कि वो एक्टिव रीजन में रहे, अर्थात उसका एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस रहे और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस रहे। एक अच्छी बायसिंग का उद्देश्य स्मॉल सिग्नल एम्पलीफिकेशन में डिस्टोर्शनलेस फेथफुल एम्पलीफिकेशन हो सकता है और पावर एम्पलीफायर के केस में कम हीट डेसिपेशन और लॉसेस के साथ ज्यादा दक्षता के साथ एम्पलीफिकेशन करना हो सकता है। एक अच्छी बायसिंग की यह भी आवश्यकता है कि एक बार अगर हम डीसी ऑपरेशन की वैल्यूज को निर्धारित कर लेते हैं, जिसे हम क्यू पॉइंट बोलते हैं, तो ये ट्रांजिस्टर बदलने से या ट्रांजिस्टर के टेम्परेचर बदलने से हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो बदलना नहीं चाहिए और हमारा ट्रांजिस्टर थर्मल रनअवे की स्थितियों में खुद को नष्ट नहीं करना चाहिए। हमने जाना था कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को बायस बैटरी की मदद से बेस में एक रेजिस्टेंस लगाकर एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर दिया है और इस कलेक्टर रेजिस्टेंस की वैल्यू इस तरह से रखी है कि ये अप्रोप्रिएट आउटपुट भी देगा और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस रखेगा। ये सबसे कम सिर्फ 2 प्रतिरोधों से बनी हुई फिक्स बायस सबसे सरल बायसिंग है। इसे हमने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में अध्ययन किया था और आज एक तेजी से इसका दोहरान भी करेंगे। फिक्स बायस में चाहे ट्रांजिस्टर का बीटा बदले या टेम्परेचर बदले, बेस करंट नियत रहता है और ऐसी स्थिति में कलेक्टर करंट के बढ़ने की स्थिति में ट्रांजिस्टर थर्मल रनअवे से डैमेज हो सकता है, इसलिए इसका ज्यादा प्रयोग नहीं किया जाता। और इसमें एक सुधार का बायस स्वरूप ये एमीटर बायस हो गया है। बेस रेजिस्टेंस और कलेक्टर रेजिस्टेंस के अलावा यहाँ जो एमीटर में रेजिस्टेंस लगाया हुआ है वो एक नेगेटिव फीडबैक के द्वारा ट्रांजिस्टर का कलेक्टर करंट बढ़ने पर बेस करंट को घटाएगा और हमारे ऑपरेशन को स्टेबल रखने का काम करेगा। इसे भी हम आज बहुत तेजी से दोहराएंगे। लेकिन जो सबसे प्रचलित बायसिंग कॉन्फ़िगरेशन है वो वोल्टेज डिवाइडर बायस है, जिसे आज की वीडियो में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये बहुत स्टेबल और सबसे ज्यादा प्रचलित बायसिंग परिपथ है, जिसमें कलेक्टर परिपथ में बहने वाली धारा या कलेक्टर और एमीटर के बीच में आने वाली बायस वोल्टेज का मान फिक्स रहता है। स्टेबिलिटी के लिहाज से एक और बेहतरीन बायसिंग कलेक्टर का फीडबैक बायस है, जिसमें हमने ये जो फिक्स बायस में बायस बैटरी से जुड़ने वाले बेस सर्किट के प्रतिरोध को बैटरी से न जोड़कर ट्रांजिस्टर के कलेक्टर सिरे से इस लोड के वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद लगाया हुआ है। और ऐसी स्थिति में अगर कलेक्टर करंट ज्यादा होता है तो बेस को जो वोल्टेज ड्राइव के लिए मिलती है वो कम मिलती है और बेस करंट कम हो जाता है और ट्रांजिस्टर का हमारा ऑपरेशन स्टेबल रहता है। चाहे फिक्स बायस हो या एमीटर बायस हो या वोल्टेज डिवाइडर बायस हो या कलेक्टर फीडबैक बायस हो, सभी बायसिंग में हम जब इनपुट एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखते हैं तो उसकी वोल्टेज लगभग 0.7 वोल्ट के आसपास रहती है। सभी ट्रांजिस्टर जब एक्टिव मोड में चलते हैं तो उनके कलेक्टर सर्किट का जो धारा है वो बेस धारा की बीटा टाइम्स होती है, जहां बीटा कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन है और हम आमतौर पे जो ICEO करंट है उसे बीटा आईबी की तुलना में नेग्लिजिबल मान लेते हैं। और इसी समीकरण से हम इनपुट सर्किट में जो बेस में करंट कैलकुलेट होगी उससे आउटपुट की करंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। जो एमीटर धारा है वो बेस धारा और कलेक्टर धारा का योग है और बेस धारा क्योंकि कम होती है इसलिए हम कह सकते हैं कि एमीटर धारा कलेक्टर धारा के लगभग बराबर है। एक एक करके सभी बायस परिपथों को समझ लेते हैं। परिपथ की संरचना और गणना के लिहाज से सबसे सरल जो ट्रांजिस्टर के बायसिंग परिपथ है वो ये फिक्स बायस सर्किट है, जिसमें एक बायस वोल्टेज 2 रेजिस्टेंस, एक बेस सर्किट का रेजिस्टेंस आरबी और एक कलेक्टर सर्किट में रेजिस्टेंस आरसी के साथ इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाता है और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस हो जाता है। हम कैपेसिटर कपलिंग के साथ यहाँ इनपुट एसी सिग्नल देते हैं और ये कैपेसिटर कपलिंग से हमें यहाँ एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल कलेक्टर और एमीटर के बीच में वोल्टेज के रूप में मिल जाता है जब हम यहाँ इनपुट पे एसी सिग्नल लगाते हैं। डीसी बायस एनालिसिस में हम कैपेसिटर को ओपन सर्किट मान लेते हैं और इस सोर्स को हम 2 सेपरेट भागों में बांट लेते हैं ताकि हमारा इनपुट बेस एमीटर का लूप और आउटपुट कलेक्टर एमीटर का लूप सेपरेट हो जाए। अगर हम इनपुट लूप को सेपरेट कर लेते हैं तो
तो हम पाते हैं कि इनपुट में जो बायस बैटरी है VCC, वो रेजिस्टेंस में करंट फ्लो से वोल्टेज ड्रॉप बनाती है IB/RB, और कुछ वोल्टेज इस एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के काम आती है। और ये किरचॉफ का विभव समीकरण हो गया इनपुट में। हम यहाँ बेस रेजिस्टेंस के ऊपर नेट वोल्टेज समझ सकते हैं, वो बायस वोल्टेज में बेस एमीटर जंक्शन की वोल्टेज का डिफरेंस करके प्राप्त हो जाएगी, और इससे हमें बेस सर्किट में बहने वाली धारा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और जो इस परिपथ में सहज बात है वो ये है कि अगर हमारी बायस वोल्टेज और ये बेस एमीटर जंक्शन पे वोल्टेज फॉरवर्ड बायस में फिक्स रहती है, तो इनपुट करंट का निर्धारण बेस सर्किट में लगे हुए रेजिस्टेंस से होगा, और अगर RB फिक्स है तो बेस करंट भी फिक्स रहेगा, इसलिए इसको फिक्स बायस सर्किट भी कहते हैं। अगर एक ट्रांजिस्टर को हम एक्टिव मोड में ऑपरेट कर रहे हैं तो उसके आउटपुट में जो कलेक्टर करंट है वो बेस करंट की बीटा टाइम्स होगी, और इस कलेक्टर करंट पे कलेक्टर और एमीटर के जंक्शन के ऊपर आने वाली वोल्टेज का कोई ज्यादा नियंत्रण नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इस आउटपुट लूप में जो ये रेजिस्टेंस हमने कलेक्टर में लगाया है वो कलेक्टर परिपथ की धारा का निर्धारण नहीं करता। कलेक्टर परिपथ की धारा ट्रांजिस्टर के बीटा और बेस परिपथ में इस RB द्वारा नियंत्रित IB धारा से तय होती है, और इस RC का IC के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। इस आउटपुट लूप में अगर हम विभव समीकरण लगाएं किरचॉफ का, तो हम पाते हैं कि ये जो बायस वोल्टेज VCC है वो इस कलेक्टर रेजिस्टेंस में धारा प्रवाह से विभवपात और शेष कलेक्टर एमीटर के बीच में हमारी आउटपुट वोल्टेज बनाती है। और ये किरचॉफ का विभव समीकरण हमें आउटपुट ऑपरेशन की जो कलेक्टर एमीटर जंक्शन वोल्टेज VC है उसका मान दे देगा। VCE का मान हो जाएगा VCC माइनस IC RC। हम देखते हैं कि जब इस तरह के फिक्स बायस परिपथों का इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारा ऑपरेशन का पॉइंट है कलेक्टर करंट और कलेक्टर और एमीटर के बीच की वोल्टेज, वो अपनी स्थिति को बदल लेती है। अगर हमारे ट्रांजिस्टर बदलने से या टेम्परेचर बदलने से बीटा बदलता है, या ICEO के बढ़ने से IC बढ़ता है, और अनेक बार ऐसी स्थिति आती है फिक्स बायस में कि बेस में धारा नियत बनी रहती है और बीटा बढ़ने से IC बढ़ता है, IC बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से बीटा बढ़ता है, और फिर टेम्परेचर IC को बढ़ाता हुआ इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा लेता है कि ट्रांजिस्टर डैमेज हो जाता है। इसे थर्मल रनअवे कहते हैं। और फिक्स बायस परिपथों में थर्मल रनअवे से बचने का और ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबल रखने का अच्छा व्यवस्था नहीं होने के कारण इनका ज्यादा उपयोग नहीं है। एक एमीटर बायस कॉन्फ़िगरेशन में फिक्स रेजिस्टेंस में लगे बेस रेजिस्टेंस और कलेक्टर रेजिस्टेंस के अलावा एक एमीटर परिपथ में प्रतिरोध लगा दिया जाता है। नेगेटिव फीडबैक से इनपुट लूप में बेस करंट को प्रभावित करके और हमारे ऑपरेटिंग पॉइंट की स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, चाहे हमारी बीटा जो ट्रांजिस्टर का करंट गेन में चेंज हो या टेम्परेचर में चेंज हो। अगर हम डीसी बायस स्टडी के लिए ये कपलिंग कैपेसिटर को ओपन मान लेते हैं और इस बायस वोल्टेज को दो भागों में बांट लेते हैं तो हमारा इनपुट लूप यहाँ शान हाईलाइट में और ये जो आउटपुट लूप है ब्लू फ्रेम में वो सेपरेट हो जाएगा। और हम सामान्य अध्ययन में पहले इनपुट लूप से बेस करंट की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और उससे हमें कलेक्टर करंट और फिर आउटपुट लूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ से कलेक्टर और एमीटर के बीच की वोल्टेज से हमें ऑपरेटिंग पॉइंट की सारी डिटेल पता लग जाती है। हमारे इनपुट लूप में बेस रेजिस्टेंस के साथ साथ एक एमीटर रेजिस्टेंस भी पार्ट है और हम समझ सकते हैं अप्लाइड बायस वोल्टेज से इस बेस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो की वोल्टेज ड्रॉप IB/RB होगी। फॉरवर्ड मोड में बेस एमीटर जंक्शन के ऊपर लगभग 0.7 वोल्ट की वोल्टेज ड्रॉप होगी और बची हुई वोल्टेज इस RE रेजिस्टेंस में एमीटर धारा की वोल्टेज ड्रॉप होगी। और ये हमारे इनपुट लूप में किरचॉफ का विभव समीकरण हो गया है। अगर मैं एमीटर धारा को 1 प्लस बीटा टाइम्स बेस धारा लिखूं और बेस धारा को सेपरेट करके और हल करूं तो मैं पाता हूं कि इस RB रेजिस्टेंस के साथ साथ ये रेजिस्टेंस 1 प्लस बीटा टाइम्स होकर इनपुट लूप में आया है और इस इनपुट लूप में इस टोटल रेजिस्टेंस पर बायस वोल्टेज में बेस एमीटर वोल्टेज का जो डिफरेंस वोल्टेज है वो एक्ट कर रही है और ये हमारा बेस करंट का फॉर्मूला हो गया है। फिक्स बायस की तुलना में अगर इस फॉर्मूले को आप देखें तो बस एक परिवर्तन इस एमीटर रेजिस्टेंस का है जो 1 प्लस बीटा टाइम्स होकर इस इनपुट लूप में बेस धारा को नियंत्रित करने का काम कर रहा है। और हम एक बहुत खूबसूरत बात समझ सकते हैं कि अगर किसी भी कारण से बीटा बदलता है, अगर ट्रांजिस्टर चेंज हो गया या ऑपरेटिंग टेम्परेचर में चेंज हो गया तो हमारे बेस करंट पे इस तरह के करेक्शंस किए जाएंगे कि हमारा कलेक्टर करंट हमारे तयशुदा ऑपरेटिंग पॉइंट के समीप रहे, ज्यादा नहीं बदले। एक बार जब हमारा इनपुट बेस करंट ज्ञात हो गया है तो हमें पता है कि हम ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका कलेक्टर करंट बेस करंट का बीटा टाइम्स है। एक बार फिर हम ICEO को 0 मान लेते हैं और हमें बेस करंट से कलेक्टर करंट जो हमारा ऑपरेशन के दौरान ट्रांजिस्टर का रहेगा वो ज्ञात हो गया है। अब अगर हम आउटपुट लूप में किरचॉफ का विभव समीकरण लगाएं तो हम समझ सकते हैं कि ये जो हमारी बायस वोल्टेज है VCC वो यहाँ कलेक्टर
कलेक्टर रेजिस्टेंस में करंट आईसी की वोल्टेज ड्रॉप के साथ यहाँ ट्रांजिस्टर के कलेक्टर और एमीटर के बीच में आउटपुट वोल्टेज वीसीई बनाएगी और साथ में लगे हुए एमीटर रेजिस्टेंस में आई धारा से वोल्टेज ड्रॉप होगी। हम सामान्यतः आई को आईसी के बराबर मान लेते हैं और पाते हैं कि जो हमारी कलेक्टर और एमीटर के बीच में आउटपुट वोल्टेज आएगी वो बायस वोल्टेज में इन दोनों रेजिस्टेंस में अगर एक जैसी आईसी धारा मान लेते हैं तो जो वोल्टेज ड्रॉप होएगी उसे घटाकर प्राप्त होगी। और इस तरह से हम कैलकुलेशन करके हमारे ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग कलेक्टर करंट जो कि बेस करंट से डिसाइड हो रहा है और कलेक्टर एमीटर वोल्टेज का पता कर सकते हैं। और हम समझ सकते हैं कि ये जो एमीटर रेजिस्टेंस हमने लगाया है वो 1 प्लस बीटा टाइम्स होकर इस इनपुट लूप में जब नेगेटिव फीडबैक देता है तो हमारे ऑपरेशन को स्टेबल मेंटेन करने में मदद मिलती है और ऐसे ट्रांजिस्टर में स्टेबिलिटी फैक्टर भी बेहतर है और थर्मल रनअवे की भी समस्या नहीं है। समझते हैं कि जो सबसे बेहतरीन वोल्टेज डिवाइडर बायस परिपथ है वो किस तरह से काम करता है। हमने सीखा कि फिक्स्ड और एमीटर बायस कॉन्फ़िगरेशन दोनों में जब ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में होता है तो जो कलेक्टर करंट है ऑपरेशन पॉइंट का वो बेस करंट का बीटा टाइम्स होता है और बीटा हमारा टेम्परेचर सेंसिटिव है और बदलता है। और ऐसी स्थिति में हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट का करंट और उससे प्रभावित होकर ये जो वोल्टेज है वो बदलती है और इससे हमारे ऑपरेशन की स्टेबिलिटी खराब होती है। और हम जानेंगे कि एक वोल्टेज डिवाइडर बायस इस प्रकार की बायसिंग है जिसमें ऑपरेटिंग पॉइंट की कंडीशंस ट्रांजिस्टर के बीटा से इंडिपेंडेंट हो जाती है। और अगर हम ढंग से इनके रेजिस्टेंसेस के मान ले लेते हैं तो हम ऐसा पा सकते हैं कि हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो बहुत अच्छी तरह से स्टेबल हो जाएगा। एक वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग में दो रेजिस्टेंस का एक पोटेंशियल डिवाइडर बना के और हम इस बायस बैटरी से जोड़ देते हैं। अगर हम इनपुट लूप को सेपरेट कर लेते हैं तो ये स्वरूप यहां आ सकता है। जैसे हमारी किसी पुरानी बायसिंग में बेस धारा को नियंत्रित करने के लिए बेस में प्रतिरोध होता था, उस प्रतिरोध का काम ये R1 और R2 का कॉम्बिनेशन करेगा और यहां R1 और R2 के जो उपयुक्त मान लेंगे उससे हमारा बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और यही बायस बैटरी इस रेजिस्टेंस RC की मदद से हमारे कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस कर देगी। हमने एनालिसिस की सुविधा के लिए इस बायस बैटरी के दो भाग कर दिए हैं और इस नीले फ्रेम में आए ट्रांजिस्टर के साथ ये जो पोटेंशियल डिवाइडर हमारा सर्किट लगा हुआ है वो किस तरह से काम करता है वो समझते हैं। एक वोल्टेज डिवाइडर बायस परिपथ को समझने के दो तरीके हो सकते हैं, एक एग्जैक्ट जो हम अभी समझ रहे हैं और एक अप्रोक्सीमेट मेथड। और हम जानेंगे कि समय और श्रम बचाने में अप्रोक्सीमेट मेथड ज्यादा बेहतर है, लेकिन ये जो एग्जैक्ट मेथड है वो हर स्थिति में ट्रांजिस्टर के ऊपर लगाया जा सकता है। हमने इस वोल्टेज डिवाइडर परिपथ का कितना विभव मान इस ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल पर आएगा और ये कितना प्रतिरोध इस बेस परिपथ की धारा को नियंत्रित करने के लिए बनाएगा, उसे ज्ञात करने के लिए इस पोटेंशियल डिवाइडर परिपथ का थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाला। और हम जानते हैं कि कोई भी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क हमारे ये जो दो बिंदु है ट्रांजिस्टर का बेस टर्मिनल और ये ग्राउंडेड एमीटर टर्मिनल, इसके बीच में ये ग्रीन हाईलाइट में आया हुआ परिपथ एक वोल्टेज सोर्स जिसे हम थेवेनिन वोल्टेज कहते हैं और एक सीरीज इंटरनल रेजिस्टेंस जिसे थेवेनिन रेजिस्टेंस कहते हैं उसके सीरीज कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जो थेवेनिन वोल्टेज है वो इन दो बिंदुओं के समूह जिसे पोर्ट कहते हैं उसे खोलने पर प्राप्त वोल्टेज है। और अगर हम यहां देखें तो जब यहां पोर्ट खोल दिया जाएगा तो ये दोनों रेजिस्टेंस R1 और R2 श्रेणी में आ जाएंगे और इस तरह से इस परिपथ में जो धारा प्रवाहित होगी वो R2 प्रतिरोध में जो वोल्टेज बनाएगी वो यहां बी टर्मिनल और ग्राउंडेड एमीटर टर्मिनल के बीच में हमारी थेवेनिन वोल्टेज आ जाएगी। हमारे थेवेनिन सोर्स का श्रेणी तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इसी परिपथ का एक निष्क्रिय स्वरूप बनाते हैं जिसमें इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं और अब हम देखते हैं कि ये दोनों रेजिस्टेंस तुल्य रूप में समांतर में आ गए हैं और यहां पोर्ट के खुले सिरे पर इस पैसिव नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया R1 और R2 का और ये हमारी R थेवेनिन की वैल्यू आ गई। एक बार V थेवेनिन और R थेवेनिन ज्ञात होने के बाद ये जो हमारा इनपुट लूप है वो एक एमीटर बायस परिपथ की भांति है और इसमें VCC की जगह V थेवेनिन आ गया है और RB की जगह R थेवेनिन आ गया है और उसमें बेस करंट से जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है और बेस और एमीटर की फॉरवर्ड बायस स्थिति में जो 0.7 के आसपास वोल्टेज है और बची हुई वोल्टेज इस एमीटर रेजिस्टेंस में एमीटर करंट के फ्लो से बन जाएगी। और ये इनपुट लूप में जो मेरी किरचॉफ का विभव समीकरण है उसमें एमीटर धारा की जगह मैं 1 प्लस बीटा टाइम्स बेस धारा लिखता हूं, बेस धारा की सारी टर्म्स को एक साथ रखता हूं तो ये स्वरूप आ जाता है और मैं पाता हूं कि ये जो स्वरूप आया है वो एमीटर बायस समीकरण जैसा ही है, बस यहां VCC की जगह V थेवेनिन आ गया है और यहां RB की जगह R थेवेनिन आ गया है। V थेवेनिन यहां वोल्टेज डिवाइडर सिद्धांत से आया है और R थेवेनिन इन दो R1 और R2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है।
इनपुट लूप में एक बार वी थेवेनिन और आर थेवेनिन निकालने के बाद जो वोल्टेज डिवाइडर बायस है उसकी क्रियाविधि एक एमीटर बायस परिपथ जैसी है, और हम समझ सकते हैं कि एक्टिव मोड में कलेक्टर करंट बीटा टाइम्स बेस करंट हो गया है। और क्योंकि ये जो एमीटर रेजिस्टेंस है वो इनपुट लूप में 1 प्लस बीटा टाइम्स होकर एक फीडबैक नेगेटिव का काम करता है, और अगर किसी भी कारण से अगर बीटा बढ़ता है तो ये बेस करंट को घटा के और कलेक्टर करंट को बढ़ने नहीं देगा और स्टेबल रखेगा और ट्रांजिस्टर को थर्मल रनअवे से भी बचाएगा। अगर हम आउटपुट लूप में किरचॉफ का विभव समीकरण देखें तो ये जो वीसीसी वोल्टेज है, इधर अगर हम घड़ी के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज आते हैं राइज, तो ये कलेक्टर रेजिस्टेंस में कलेक्टर करंट की वोल्टेज ड्रॉप, कलेक्टर और एमीटर के बीच में यहां जो प्लस से माइनस जाते हुए वोल्टेज ड्रॉप हुई है, और यहां एमीटर रेजिस्टेंस में एमीटर धारा की वोल्टेज ड्रॉप के बराबर हो गई। राइज इज इक्वल टू ड्रॉप, ये हमारा आउटपुट लूप में किरचॉफ समीकरण आ गया। और इस समीकरण से हम अगर एक बार एमीटर धारा और कलेक्टर धारा को बराबर मान लेते हैं, बेस धारा को छोटा अंश है नेग्लेक्ट कर दें, तो एक सरल सा रूप आ गया कि हमारी जो ऑपरेटिंग कंडीशंस में कलेक्टर एमीटर जंक्शन पे ये जो वोल्टेज है वो बायस वोल्टेज में दोनों रेजिस्टेंस में आईसी करंट मान लेते हैं बराबर, फ्लो होने से जो वोल्टेज ड्रॉप आती है उसे घटाकर आ जाएगा। हमने जाना कि जो आरई रेजिस्टेंस है उसका नेगेटिव फीडबैक जहां स्टेबिलिटी बढ़ाता है, वहीं यहां आरई की वोल्टेज ड्रॉप से हमारा जो ऑपरेशन के दौरान आउटपुट वोल्टेज आ रही है वो भी घटती है, तो ये थोड़ा हमारा वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कम कर देता है। लेकिन स्टेबिलिटी ज्यादा जरूरी आवश्यकता थी, तो आरई की प्रेजेंस हमारी स्टेबिलिटी बढ़ाती है और एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट एमीटर बायस सर्किट से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। अगर हम जो पोटेंशियल डिवाइडर में रेजिस्टेंस R1 और R2 का चयन करते हैं और RE का मान जो लेते हैं वो अगर ठीक से चयनित करें तो हम ऐसी स्थिति बना सकते हैं कि हमारा ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन का कलेक्टर करंट और ये जो कलेक्टर एमीटर वोल्टेज है इसका मान ट्रांजिस्टर बदलने पे बीटा बदलना या ट्रांजिस्टर के टेम्परेचर बदलने से पूरी तरह से अप्रभावित हो जाएगा। जरा समझते हैं कि अप्रोक्सीमेट एनालिसिस से वो जो सरल सी बात है वो कैसे आती है। हमने सभी पुरानी बायस स्टडीज में पाया था कि जो कलेक्टर का बायस करंट है वो बीटा टाइम्स इनपुट बेस करंट होता है, और इस कलेक्टर करंट से हमारी कलेक्टर एमीटर वोल्टेज ऑपरेशन की प्रभावित होती है। अगर हम इस ट्रांजिस्टर के बायसिंग में सर्किट पैरामीटर का ठीक से चयन करें तो हम ऐसी स्थिति बना सकते हैं कि हमारे ऑपरेशन के दौरान ट्रांजिस्टर के ये जो कलेक्टर करंट और कलेक्टर एमीटर वोल्टेज का मान है वो पूरी तरह से ट्रांजिस्टर के बीटा या बेस करंट से स्वतंत्र हो जाए, चाहे बीटा बदले या बेस करंट का कोई पैरामीटर बदले, हमारा जो कलेक्टर करंट है वो स्टेबल मेंटेन रहेगा। एक अप्रोक्सीमेट एनालिसिस हम कर सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है जिसमें इनपुट लूप में एमीटर का एक 1 प्लस बीटा टाइम फीडबैक भी आता है, उसका यहाँ बेस और ग्राउंड एमीटर के बीच में इक्विवेलेंट इनपुट इंपीडेंस RI है, और हमने RE का मान इतना अच्छा लिया है कि बीटा टाइम्स RE इस R2 प्रतिरोध से 10 गुना से भी ज्यादा हो गया है। और ऐसी स्थिति में यहां जब हम वोल्टेज लगाएंगे तो क्योंकि RI ये जो ट्रांजिस्टर का इक्विवेलेंट इनपुट इंपीडेंस है ये बहुत ज्यादा है, तो ये धारा बहुत कम होगी और ये धारा उसकी तुलना में ज्यादा होगी। ऐसी स्थिति में अगर मैं I2 का मान IB से 10 गुना से भी ज्यादा है तो मैं IB को अगर नेग्लेक्ट कर दूं तो यहाँ किरचॉफ के धारा नियम से हम कह सकते हैं कि I1 जो कि I2 और IB का सम है और IB नेग्लिजिबल है, तो I1 और I2 को हम लगभग बराबर मान सकते हैं, और इस करंट को अगर नेग्लेक्ट कर लें तो इसे एक ओपन सर्किट कंडीशंस मान सकते हैं। और ऐसी स्थिति में ये जो ट्रांजिस्टर का बेस पॉइंट है इस पर जो वोल्टेज आएगी वो यहाँ वोल्टेज डिवाइडर सिद्धांत से अपन समझ सकते हैं कि हमारी जो बायस वोल्टेज है वो दोनों रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करती है सीरीज कॉम्बिनेशन बनाकर, और इस R2 रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज आ रही है वो हमारे ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल की वोल्टेज हो गई है। ये जो अप्रोक्सीमेशन है कि बेस धारा I2 की तुलना में नगण्य है वो तब हमेशा वैलिड हो जाएगा जब एक ट्रांजिस्टर का इनपुट इंपीडेंस इस R2 रेजिस्टेंस की तुलना में 10 गुना से भी ज्यादा बड़ा हो, और इसको हम बड़ा बना सकते हैं अगर हम RE प्रतिरोध का मान अधिक ले लें और बीटा RE जो कि RI के लगभग बराबर होगा वो अगर R2 से 10 गुना से भी ज्यादा है तो हमारा ये अप्रोक्सीमेशन वैलिड है। अगर वोल्टेज डिवाइडर सिद्धांत से मुझे ट्रांजिस्टर के इस बेस टर्मिनल की वोल्टेज प्राप्त हो गई है तो मैं ट्रांजिस्टर के इस एमीटर टर्मिनल की वोल्टेज को पता कर सकता हूं, और वो इस बेस टर्मिनल की इस ग्राउंड के साथ जो वोल्टेज बनी है उसमें से बेस एमीटर की जो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज ड्रॉप है उसे घटाने पे मुझे एमीटर की वोल्टेज प्राप्त हो जाएगी। और अगर मुझे एमीटर टर्मिनल की वोल्टेज मालूम है तो एमीटर टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में ये जो एमीटर रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसकी करंट ज्ञात हो गई है, और हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर में एमीटर करंट, कलेक्टर करंट और बेस करंट का सम है और बेस करंट नेग्लिजिबल है, तो हम कलेक्टर करंट को एमीटर करंट के बराबर मान सकते हैं। तो ये एक अप्रोक्सीमेट फार्मूला आ गया कलेक्टर करंट का। और आप देखिएगा कि अगर मेरा RI इनपुट इंपीडेंस जो
ट्रांजिस्टर का RE से 1+ बीटा टाइम्स होकर बनता है वो R2 की तुलना में काफी बड़ा हो तो ये वोल्टेज VB लगभग कांस्टेंट है। ट्रांजिस्टर की फॉरवर्ड बायस मोड में बेस एमीटर वोल्टेज भी कांस्टेंट है। तो अगर E पॉइंट की वोल्टेज कांस्टेंट है तो इस RE में करंट भी, कलेक्टर करंट कांस्टेंट हो जाएगा। और आप देखिए कि ये जो कलेक्टर करंट का एक्सप्रेशन आया है इसमें कहीं भी बीटा या बेस करंट नहीं है और ये पूरी तरह से स्टेबल और हर स्थिति से स्थिर रहेगा। अब हम IC के मान से ये मान सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस RC और RE में जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो अगर हम घटा देते हैं बायस वोल्टेज VCC से तो कलेक्टर एमीटर की ये आउटपुट वोल्टेज आ जाएगी। और एक बार फिर देखिए कि इस वोल्टेज में भी IC है लेकिन IC फिक्स है और IB या बीटा बदलने से हमारे ऑपरेटिंग पॉइंट पे कोई फर्क नहीं आएगा। एक न्यूमेरिकल करते हैं तो ये बात और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। हम ये भी सीख लेंगे न्यूमेरिकल से कि ये जो हमारा अप्रोक्सीमेट मेथड है ये ज्यादा डायरेक्ट और सरल तरीका है, इसमें श्रम और साधन बचता है और एनालिसिस आसान है। ये जो हमें पोटेंशियल डिवाइडर बायस के साथ एक NPN ट्रांजिस्टर दिया हुआ है जिसमें दो रेजिस्टेंस ये 14 किलो ओम और 6 किलो ओम एक वोल्टेज डिवाइडर बना रहे हैं और एक बायस वोल्टेज 20 वोल्ट की हमारे ट्रांजिस्टर की बाइसिंग के लिए जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो कलेक्टर सर्किट में एक रेजिस्टेंस 2 किलो ओम का और एमीटर रेजिस्टेंस 6 किलो ओम का हमने चयन किया है। फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान एमीटर बेस जंक्शन पे 0.7 वोल्ट के आसपास वोल्टेज है। इस बायस सर्किट में हमारे ट्रांजिस्टर की सैचुरेशन कंडीशन पे मैक्सिमम करंट क्या होगी और ऑपरेटिंग कंडीशंस में कलेक्टर करंट और कलेक्टर एमीटर वोल्टेज जो क्यू पॉइंट पे बन रही है उसका मान क्या है। सैचुरेशन की स्थिति में हम कलेक्टर और एमीटर को शॉर्ट समझ सकते हैं और ऐसी स्थिति में VCE नहीं होगी तो ये जो VCC बायस वोल्टेज है वो इस RC और RE के टोटल रेजिस्टेंस 8 किलो ओम में जब अप्लाई होगी तो मैं पाऊंगा कि मेरा सैचुरेशन करंट 2.5 मिली एम्पियर आ जाएगा। एक ट्रांजिस्टर में बीटा 20 से ज्यादा होता है तो मैं जान सकता हूं कि बीटा RE जो मान है वो इस R2 के मान से काफी बड़ा है और ऐसी कंडीशंस में हम इस सर्किट को यहां बेस करंट को नेग्लिजिबल मानते हुए एक डिवाइडर सर्किट बनाए तो हम पाते हैं कि इस B पॉइंट पे ट्रांजिस्टर के जो वोल्टेज आ रही है अप्रोक्सीमेटली वो 20 में ये दोनों रेजिस्टेंस 14 किलो ओम और 6 किलो ओम हमने जोड़े और 6 किलो ओम में उसी धारा से जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट आ गई। तो ये हमारी B पॉइंट की जो वोल्टेज आई है उसमें बेस एमीटर जंक्शन की अगर मैं वोल्टेज जो फॉरवर्ड बायस मोड में बनती है 0.7 वोल्ट वो अगर घटा दूं तो मुझे इस एमीटर पॉइंट की वोल्टेज 5.3 वोल्ट प्राप्त हो गई है। और अब इस 6 किलो ओम के रेजिस्टेंस में अगर फिक्स 5.3 वोल्ट वोल्टेज है तो मैं जान सकता हूं कि इसमें जो करंट बहेगा वो 0.88 मिली एम्पियर हो जाएगा। क्योंकि कलेक्टर करंट और एमीटर करंट लगभग बराबर है तो मैं कह सकता हूं कि मेरा जो कलेक्टर करंट है वो इस केस में 0.88 मिली एम्पियर हो गया है। और अगर कलेक्टर करंट और एमीटर करंट को बराबर मान लेते हैं तो इन दोनों में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है उसको अगर बायस वोल्टेज VCC से घटा देंगे तो हमें आउटपुट ऑपरेटिंग पॉइंट की कलेक्टर एमीटर वोल्टेज कैलकुलेशन करने पे यहां कलेक्टर करंट का मान 0.88 मिली एम्पियर रख दिया, किलो और मिली कट गए और जब इसे 2 किलो ओम और 6 किलो ओम को जोड़ा 8 किलो ओम में 8 का गुणा किया तो ये जो फिगर आया वो हमें बता रहा है कि कलेक्टर और एमीटर के बीच में 12.96 12.96 वोल्ट आउटपुट आ जाएगा। गणना अप्रोक्सीमेट मेथड से आसान हो गया है और ये बात भी हम समझ सकते हैं कि जो हमारा कलेक्टर करंट है वो बेस करंट या बीटा से इंडिपेंडेंट हो गया और ज्यादा स्टेबल हो गया है। व्यवहार में ये जो पोटेंशियल डिवाइडर परिपथ है या जिन्हें हम सेल्फ बायस भी बोलते हैं वो सबसे ज्यादा प्रचलित बायसिंग सर्किट है। आज की इस वीडियो से आपको ट्रांजिस्टर की सभी प्रकार के बायस परिपथ में तुलना करना और उनमें किस तरह से हम इनपुट लूप में बेस करंट निकालकर आउटपुट लूप की कैलकुलेशन से IC और VCE निकालते हैं और पोटेंशियल डिवाइडर मेथड क्यों स्टेबल है इसके बारे में जानकारी निश्चित रूप से प्राप्त हुई होगी। और अगली वीडियो में जब हम ट्रांजिस्टर की स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी परीक्षा में भी अच्छे अंक पाने की चाहत पूरी होगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग।